हाय फ्रेंड, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। कल हमने देखा था कि जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था तो 17 पेज तक पढ़े थे और 18 पेज से हम शुरू करते हैं। उसी को हम पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुने और अपने आप में रिकॉग्नाइजिंग करें। तो 94 का क्वेश्चन है आपका, राज्य के क्षेत्र पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये होगा फिरोज शाह तुगलक। इसका हम व्याख्या देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक था। मुस्लिम स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए दीवान या बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त कट्टर सुन्नी मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी राज खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। फिरोज तुगलक हिंदुओं की जिम्मी इस्लाम स्वीकार न करने वाले कहा तथा हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया गया। कौन लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। अब विविध से हम देखेंगे सल्तनत कालीन का। तोता ये हिंद उपनाम के विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से सभी के समकालीन था, किसके सिवाय? तो ये होगा इल्तुतमिश के सिवाय। इसका व्याख्या देखेंगे। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक आम लोगों में अमीर खुसरो नाम से प्रसिद्ध है। यह एक महान संगीतकार, विद्वान कवि थे। वह सूफी रहस्यवादी थे तथा दिल्ली वालों निजामुद्दीन औलिया उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने फारसी व हिंदवी में काव्य रचना की। उन्होंने सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल दिए। ठीक है। और इनका प्रमुख रचनाकार जो है किरानू सददेन है, लैला मजनू है, इश्क विसिहास्त है, नूह है, सिपरहार है, तुगलकनामा है, खजाइन उल फुतूह, तारिक अल अदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युगों में से गलत कौन है? तो ये कौन गलत है? औलिया चिश्ती, ये गलत है। सही जो सुमेलन है, चिश्ती जो है दिल्ली और दोआब के बीच में है, सोहरवादी है सिंध के बीच में है, और औलिया दिल्ली में है और फिरोज शाह बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन से 12वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी था? तो कौन था ये? तो गौर का अलाउद्दीन हुसैन था। इसका व्याख्या देखेंगे। गजनियों ने गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़कर उसे विष देकर मार दिया गया था। इसके बदले में हुसैन शाह ने गजनवी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अथावाना का क्या मतलब है? तो अथावाना का मतलब जो जेपीएससी 2003 में पूछा था, तो इसका हो गया भू राजस्व विभाग। अथावाना 18वें का मतलब है कि भू राजस्व विभाग मध्यकाल में दक्षिण भारत के 18वें नामक भू राजस्व विभाग था, जहाँ इससे संबंधित अधिकारी तथा कागज आदि रखे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में जम्बूद्वीप किस देश को कहा गया था? जम्बूद्वीप सबको पता है कि हम लोग ब्राह्मण से अगर पूजा वूजा करवाते हैं तो उनमें भी जम्बूद्वीप आर्यावर्त खंडे भारतवर्ष से इस तो कहा जाता है। तो आप लोग सभी को पता है, जेपीएससी ए में पूछा था 2020 में। तो इसका आंसर भारत। 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा गया है। संस्कृत और जम्बूद्वीप का मतलब है कि जम्बू के पेड़ उगते हैं। प्राचीन समय में भारत में रहने वाले लोगों को जम्बूद्वीपीय प्रवासी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो किसमें विलय था? फारस अरब जो तुर्क मंगोल था और भारतीय तत्वों का था। व्याख्या हम कहीं किसी का पढ़ेंगे, किसी का नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य से प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्वान हिंदू मंदिर पश्चात स्थापत्य कला का अभूतपूर्व नमूना है या निम्न किस शासक का मूर्ति का निर्माण है? तो कृष्णदेव राय का है। 2019 का क्वेश्चन था जेपीएससी का। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने हजारा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्णदेव राय ने नागपुर नामक नगर बसाया था। इनकी उपाधि आंध्र भोज थी। इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य में क्लासी युग का साहित्य युग कहलाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? तो इसे कृष्णदेव राय को आंध्रभोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन छोड़ेंगे, इसको मिलान करने वाला है। भारत में चिश्ती सिलसिला किसके प्रारंभ किया? तो किया था शेख मुइजुद्दीन के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, कौन था? तो नक्शबंदी था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। यह सूफियों में सबसे कट्टर सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिलाता संगीत के विरुद्ध था। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो कौन देखा था? अमीर खुसरो ने देखा था। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का संस्थापक कौन थे? तो ये होते रामानुजाचार्य थे। मुगल साम्राज्य से हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शासक अशिक्षित था? सी होगा इसका आंसर, अकबर। मुगल बादशाह अकबर अशिक्षित था, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों में उसे महान बना दिया। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। अकबर विश्व के महान साम्राज्य निर्माताओं तथा लोक प्रशासकों का स्थान रखता है। वह यह आदर्श मानव लोक कल्याणकारी शासक, महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता है। एक और जेपीसी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि निम्न से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सी जो को है वो नहीं था। तो कौन कौन सम्मिलित है उसको हम बता देते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो हुआ था 1567 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 111वां इतिहास से, जजाओं का निर्णायक युद्ध किन दो मुगलों राजकुमारों के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो कौन लिखे थे? गुलबदन बेगम ने। इसका व्याख्या देखेंगे, मुगल काल के उपरोक्त चारों ही महिलाओं ने उस शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा स्थापित की थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, जिसने नूरजहां गुट बनाकर शासन में हिस्सा लिया। जहांआरा बेगम शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, जिसने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का साथ दिया था तथा शाहजहां के बंदी जीवन में उनके साथ रही। जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी, जिसे विद्रोही शाहजादा अकबर द्वितीय से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने निष्कासित कर दिल्ली भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? तो जाब्ती कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। भूमि को माप करके नगद वसूली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। भूमि की माप करके अनाज के रूप में वसूली तथा नस्क या मुक्तई या कनखुद प्रणाली कहा जाता था। उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान निर्धारित को गल्ला बख्शी बटाई कहा जाता है। आईने द साला टोडरमल बंदोबस्त आकार अकबर के समय में 1580 में लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किसे जिंदा पीर? औरंगजेब को कहा जाता। औरंगजेब व्यक्तिगत दृष्टि से कट्टर सुन्नी मुसलमान इस्लाम के कानूनों का असरस था, मानने वाला और अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर था। वह समाज और रोजे में नियमित था। मुगल बादशाहों की धार्मिक दृष्टि से बहुत चरित्रवान बादशाह था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में सत्य है? तो कौन सत्य है? ये सभी सत्य हैं। उसने सिक्के पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था। नवरोज़ का त्यौहार मनाना समाप्त कर दिया था। मुहतसिब नियुक्त किया था। और इसका व्याख्या भी देखेंगे। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान शासक था। इसने 1658 ईस्वी में से 1707 ईस्वी तक लगभग 49 साल तक शासन किया। उसने सिखों पर कलमा लिखवाने का तथा नवरोज़ का त्यौहार मनाना बंद कर दिया तथा मुताबिस नामक के अधिकारी की नियुक्ति हुई। निम्न में से कौन सिंहासनारूढ़
होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब कहलाता है। तो इसका आंसर होगा मुहिउद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो कौन लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में जहांगीर का अभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी को उपाधि ग्रहण की। अगला क्वेश्चन देखें, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की? तो किसने प्रदान की? तो अबुल हसन ने प्रदान की थी। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तय किया गया था अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो सबको पता है रॉल्फ फिंच था। इसका व्याख्या पढ़ेंगे। रॉल्फ फिंच 1583 से 1591 ईस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों को लंदन से बड़ा और भव्य बताया। 1615 ईस्वी में थॉमस रोज जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर जहांगीर के समय भारत में आया था। अगला क्वेश्चन देखें, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है? तो यह था पंचमहल। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके निर्माण की प्रेरणा नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई थी। इसके निर्माण का उद्देश्य हरम की महिलाओं को घूमने फिरने के लिए बनाया था। जोधाबाई का महल अकबर का निवास स्थान था। यह फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा स्थापत्य है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने अपने गुजरात खानदेश विजय 1572 से 73 ईस्वी में उपलब्ध में बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रचलित प्रणाली को उधार ली गई थी? तय लिए गए थे मंगोलिया से। इसके बारे में हम जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली के उधार ली थी। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना के होते थे। दिए जाने वाले पद का मनसब इसे ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का तथा सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। मनसबदारों को वेतन नगद जागीर दोनों रूपों में दिया जाता था। जहांगीर के समय सवार पद में 2 अस्मा तथा 3 अस्मा की व्यवस्था की गई थी। तो ये था आपका। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया था? शुद्ध चांदी का आविष्कार किसने किया था? तो शेरशाह किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये शेरशाह सूरी को। जीटी रोड जो बनाया गया है कलकत्ता से लेकर ये आपका लाहौर तक। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कौन सा युद्ध बाबर नहीं लड़ा था? तो कौन सा बाबर ने लड़ा था? चौसा का युद्ध नहीं लड़ा था। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट और हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1539 में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई तथा हुमायूं किसी तरह का भिश्ती के सहारे अपनी जान बचाने में सफल रहा। शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी थी? तो ये तो आपको पता होगा किस धातु की बनी थी। तांबा का बना उस समय चलता था। हुमायूं की शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? ये कराया था कन्नौज के युद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदद या मनसा क्या था? तो मदद या मनसा जो था भूमिदान था। विविध से मध्यकालीन को हम पढ़ेंगे। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से जाने जाते हैं। हेमू मध्यकालीन भारत का महान हिंदू योद्धा था जिन्हें मध्यकालीन दिल्ली का एकमात्र हिंदू शासक होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने आदिल शाह की ओर से लड़े 24 में से 22 युद्धों को विजय प्राप्त की थी अतः आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अंजुमंद बानो बेगम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शाहजहां के किस पौत्र पुत्रों ने औरंगजेब के पुत्र के पुत्रियों के वैवाहिक संबंध किए थे? तो कौन था? ए और बी दोनों सही है। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शाहजहां सलीम के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मराठा राज्य और संघ के बारे में। किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने के प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तथा सौ तक गिर जाएगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्ण को सिंधु तक लहराना चाहिए। ये कहा था कौन? बाजीराव प्रथम ने कहा था। निम्न में से कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम में जीता गया था? तोरना का युद्ध हुई थी पर सर्वप्रथम जीता था। छत्रपति शिवाजी ने का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के नेरी किले में हुआ था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले में अधिकार किया। यह किला बीजापुर के आदिल शाह के अधीन था। यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस किले में से राजा राम 8 वर्षों तक मुगल के अधिकार में रहा? तब कौन रहा था? जिंजी रहा था। जिंजी किले की घेराबंदी 1690 से 98 ईस्वी तक शुरू हुई, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने जुल्फ़िकार अली खान को कर्नाटक के नवाब के रूप में नियुक्त किया और उसे जिंजी के किले में घेरने का कब्जा करने के लिए भेजा। इस प्रकार मराठा शासक राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा। जिंजी का घेराबंदी इतिहास में किसी एक मुगल सेना द्वारा की गई सबसे बड़ी घेराबंदी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एक पुत्र को कत्लेआम किया था? तय किया था आपका सी को होगा इसका आंसर। ये लेफ्टिनेंट हंसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी? तय की थी 1674 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तय हुआ था 1761 में। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हम देखेंगे, जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय किस तरह प्रकार हुआ था? तो इसको देखेंगे, किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों और एक पौत्र को कत्लेआम किया था? तो पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, लेफ्टिनेंट हंसन ने किया था। तो इसका व्याख्या देखें, मई में दिल्ली में विद्रोह के प्रकोप का अंत अंग्रेजों द्वारा मुगल शासन पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसे जाने के साथ हुआ। 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। 20 सितंबर को लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा खिर सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बख्त की लेफ्टिनेंट हडसन ने पकड़ लिया था। दिल्ली के गेट के पास खूनी दरवाजे पर गोली मार दी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाते थे। कौन जाने जाते थे? तो सैयद बंधु जाने जाते थे। यूरोपीय वाणिज्य कंपनी का आगमन। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध को हराया, कौन हराया था? सर अय्यरकुट ने हराया था। इसके व्याख्या देखें, जुलाई 1780 में हैदर अली ने आर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने सर अय्यरकुट को हैदर अली के मुकाबले के लिए दक्षिण भेजा। दूसरी ओर वह अपनी सफल कूटनीति के महादजी सिंधिया और निजाम को अंग्रेजी विरोधी गुट के अलग करने में सफल रहा। इसे बिखराव से हैदर अली के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और वह डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, परंतु 1781 में सर अय्यरकुट द्वारा हैदर अली को पोर्टोनोवा में पराजित कर दिया गया। बाद में हैदर अली की मृत्यु हो गई। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों का आरंभ की थी? तय की थी डच के लोगों द्वारा। डच के बारे में कुछ हम जानकारी बता देंगे, जैसे कि सन 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड सांसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत पर पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वेरिगिंदे ओस्ट इंडीसे कंपनी था। यह कई कंपनियों को मिलाकर बनी थी। इस प्रकार यह कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए प्रथम संयुक्त पूंजी वाली आधिकारिक कंपनी थी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिए गए 15 वर्षीय व्यापार अधिकार पत्र से दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देश इंडियसे ओरिएंटेस की स्थापना लुई 14वें के
के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में की गई तथा डेनिश डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1616 में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था, तो यह था पुर्तगाली। सर्वप्रथम भारत के व्यापार में संबंध रखने वाला यूरोपीय पुर्तगाली थे। 20 मई 1498 वास्को डिगामा ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डिगामा ने भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में नए युग के शुभारंभ हुआ। वास्को डिगामा ने भारत आने और जाने पर हुए यात्रा व्यय के बदले में लगभग 60 गुना अधिक कमाई की। धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत आने का क्रम जारी हो गया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। गोवा में पुर्तगालियों ने अपने सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। यद्यपि भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते भारतीय व्यापार के क्षेत्र में उनका प्रभाव समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो कौन थी? तो लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात 1845 से 46 ईस्वी में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सन 1848 से 49 में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधारी कौन थे? तो ये थे आपका खड़ग सिंह। खड़ग सिंह के बारे में थोड़ा जान जाएंगे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी के सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। अब देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा था। 1793 के बंगाल रेगुलेशन के विशिष्ट लक्षण क्या था? तो इसका लक्षण जो था उसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी, तो कहाँ ले गए थे? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका व्याख्या हम देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद लागू की गई। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जन्मदाता माना है। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था के सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। तमिलनाडु के अतिरिक्त यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और दुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत का औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा की? तो कब की थी? 1929 में। इसका व्याख्या देखें। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत की औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने की घोषणा की थी। यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डार्विन द्वारा की गई थी। इस घोषणा का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को खुश करना था। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू हो गई थी। तो साइमन जेपीसी में पूछा था 2021 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल तथा मद्रास में। इसका व्याख्या देखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार राजाओं तथा तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली रकम को अस्थायी रूप से तय कर दिया गया था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में, जिसमें
सीधे किसानों रैयतों से लगान वसूलने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी वस्तु की उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? तो कौन नहीं होता था? तो ये अंग्रेजी काल में नहीं होता था, बी अफीम। अफीम का उत्पादन ब्रिटिश काल में शुरुआत में होता था, किंतु आगे चलकर इन्होंने इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेज़ों ने उन्हीं चीज़ों के उत्पादन पर जोर दिया जिनका संबंध उनके विदेशी व्यापार से था। इस प्रकार उन्होंने 1834 में चाय की खेती और उसके बाद कॉफ़ी की खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया तथा सोरा का उपयोग विस्फोट पदार्थ के रूप में होने के कारण इसके भी उत्पादन पर विशेष बल दिया, जिसका निर्यात मध्य एशिया देशों के यूरोपीय देशों में होता था। इन वस्तुओं पर कंपनी सरकार का एक अधिकार था। 1857 से जो विभिन्न क्वेश्चन पूछन गया उसका हम देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक पहले कौन था? बहादुर शाह जफर था। जन आंदोलन 1757 से 1857 तक देखेंगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो यह था हैदराबाद का निजाम। इसका व्याख्या देखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ये आपका प्रयोग किया। वेलेस्ली के पूर्व सहायक संधि के सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 ईस्वी में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 ईस्वी में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1802 ईस्वी में मैसूर तथा तंजौर में 1799 ईस्वी में, बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 ईस्वी में तथा ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 ईस्वी में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। अगला देखेंगे, भारत में शिक्षा का विकास में जो क्वेश्चन पूछा थे, निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था? एग्जाम का पूरा एकदम जेपीएससी या जेएसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। चार्ल्स वुड डिस्पैच है, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। चार्ल्स वुड द्वारा भारत के भावी शिक्षा के लिए 1854 ईस्वी में विस्तृत योजना बनाई गई थी। इसने भारतीय शिक्षा को सुव्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत और बहुआयामी बनाया, जिसके कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सही सुमेलित का जो क्वेश्चन था उसका हम मिलान करें। बीजे तिलक कौन लिखा था? गीता रहस्य। अरविंदो घोष ने दी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी की थी। जेएल नेहरू दी यूनिटी ऑफ इंडिया। हु टोयो स्प्रिंग टाइगर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया नामक किताब किसकी रचना थी? तो ये किसकी रचना थी? तो सर सैयद अहमद खां की रचना थी। एनी बेसेंट ने गीता को अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक के द्वारा किया गया था? तो करवाया गया था द लॉन्ग सॉन्ग्स के माध्यम से। आनंद मंथ का लेखक कौन है? तो आनंद मंथ का बंकिम चंद्र जी हैं। और भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास से पुस्तकें। निम्नलिखित में से किसे मुंह बंद करने वाले अधिनियम कहा जाता था? तो जानबे करते हैं 1878 का अनुकूल प्रेस एक्ट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द इकोनॉमी की हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आरसी दत्त होगा। निम्न में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा नहीं है? तो सी नहीं होगा। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या लिखे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले बॉम्बे कॉर्नियन लिखे थे। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की गई थी? तो ये दिया होगा पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। और ये देखेंगे अगला क्वेश्चन। जनगणना सांस्कृतिक समाज के किसान विद्रोह के आंदोलन देखेंगे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसके महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अनुग्रह नारायण भी सिंह थे।
तो इसका व्याख्या देखें। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण जिले के नील कृषकों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरसिंह पारखी, मजरूहल हक, जेबी कृपलानी, बृजकिशोर तथा महादेव देसाई भी थे। गांधी जी के इस प्रथम सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को अपना आदेश रद्द करना पड़ा तथा किसानों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की, जिसमें सदस्य गांधी जी भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो कहाँ किया गया था? चंपारण में। मपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मलाबार में। इनमें से कौन सा 1930 के दशक में किसान आंदोलन सभा का आंदोलन कर सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये होता है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे। उन्होंने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया तथा 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो कौन थे? ठेवलेउरा। ये पूछे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती ने किए थे। अब कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं देखेंगे। इंडियन लीग, इसकी स्थापना कलकत्ता में सितंबर 1875 को अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मालिक शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसका स्थापना हुई। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा मुख्य सहयोगी आनंद मोहन बोस थे। मद्रास महाजन सभा 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। वीर राघवाचार्य आनंद चार्लू द्वारा एक सुब्रमण्यम अय्यर इसके संस्थापक थे। बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को बम्बई नागरिकों की एक सभा जमशेदजी जीजीभाई की अध्यक्षता में बुलाई गई। उसमें इस एसोसिएशन के गठन की घोषणा की थी। गौरतलब है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। किसे दी गई थी? तय दिया गया था नौरोजी और ग्लैडस्टोन की उपाधि दिया था, दादा भाई नौरोजी को दिया गया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई थी? सबसे पहले कहाँ किया? अभी लाहौर में, जो वर्तमान पाकिस्तान पड़ता है। निम्नलिखित में कथनों का विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्या ये सही है? ये प्रथम राष्ट्रीय कलकत्ता मुंबई में हुआ था, गलत है। तो इसका 2 और 3 ये कौन में से सही है? तो 2 और 3 सही है इसका। इसका व्याख्या देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। 1616 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? ह्यूम ने प्रयास से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1855 ईस्वी में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1927 की ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये होगा इसका, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
तो ये आपका 27 पेज तक आपको हम बता दिए, 1 से 17 पाला और दूसरा आपका चैप्टर हो गया 127 तक। अब इतना ही में हम छोड़ते हैं इसको, अगला आप चैप्टर देखेंगे बाद में, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।